हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है समाजशास्त्र एवं समाज वो करने जा रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे चैप्टर को। पहला जो है हमारा, हमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि समाज क्या है यानी सोसाइटी क्या है। सोसाइटी जो है, समाज जो है, एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में जो रहने मनुष्य जो रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो और जो उनके बीच में संबंध पाया जाता है, समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल कहलाता है। अब समाज की हम जानकारी करेंगे कि समाज जो है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। तो समाज जो है वो अमूर्त है। समाज कोई चेयर या टेबल की तरह नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। समाज जो है वो लोगों से बनकर मिला है। तो समाज जो है वो अमूर्त है, यानी उसका कोई हम उसको डिज़ाइन करके बता नहीं सकते कि ये समाज है। तो जो समाज जो है वो क्या है, अमूर्त है, यानी उसकी कोई मूर्ति हम नहीं बना सकते। समाज में समानता और विभिन्नता पाई जाती है। समाज में क्या पाई जाती है, समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी पाई जाती है, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों ही समाज में पाए जाते हैं। समाज क्या है, पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष है। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। आश्रित रहने का नियम है। हम लोग क्या है, समाज, हर इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है, वो अकेला नहीं रह सकता। उसे एक दूसरे का सहारे की ज़रूरत होती है। हम एक दूसरे पर आश्रित रहते ही हैं। क्योंकि एक इंसान खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर एक टीचर है तो उसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स जो है उन्हें टीचर्स की ज़रूरत है, टीचर्स जो है उन्हें प्रिंसिपल की भी ज़रूरत है। अब हम स्कूल में रहेंगे तो हमें क्लीनलीनेस की भी ज़रूरत है, तो हमें पियोन की ज़रूरत है, हमें सेफ्टी के लिए गार्ड की ज़रूरत है, हमें क्लीनलीनेस के लिए कि पानी वानी के लिए देखने के लिए प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत है। तो जो समाज जो है हमारा, वो क्या है, वो एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित रहने का नियम है वहाँ पर। और समाज परिवर्तनशील है, यानी आज समाज ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है वो समाज आज से 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पुराने, आप देखेंगे आज से 20 साल पहले जो लोगों का रहने का तरीका था, जो समाज था, वो हमारा क्या है, हर समय पर वो बदलता रहता है। समय के साथ साथ वो परिवर्तनशील है, वो स्टैटिक नहीं रहता है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। समय के साथ साथ उसके अंदर बदलाव आते हैं, चाहे वो बदलाव भाषा के रूप में हो, पहनावे के रूप में हो, हमारे कस्टम्स के रूप में हो, रीति रिवाज के रूप में हो। तो हमारे समाज में क्या आते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन आता रहता है। ये नहीं है कि आज समाज ऐसा है तो आज से 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। लोगों के थॉट्स में, लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स में, लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल के अंदर हमेशा परिवर्तन, समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक सोशल बीइंग है, यानी वो समाज में रह सकता है, समाज में रहता है, और उससे समाज की में जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो एक अलग नहीं रह सकता, वो आइसोलेशन के अंदर अलग से नहीं रह सकता। वो एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो किसी से बात नहीं करेगा तो वो अपनी ग्रोथ, उसकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो किससे संबंधित है, समाज से संबंधित है, और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। हमारा जो विकास है या अस्तित्व है, हमारी आइडेंटिटी जो है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, समाज के ऊपर ही। अगर एक इंसान है, हम उसको कमरे में बंद करके रख देते हैं तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सोशल बीइंग है। जब तक वो दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करेगा, अपनी क्रियाकलाप नहीं करेगा, तो ना तो उसका अस्तित्व बन पाएगा, ना ही जो उसका विकास है वो हो पाएगा। क्योंकि हमारा अस्तित्व और विकास जो है वो समाज पर निर्भर करता है।
मानव शरीर को जो सामाजिक विशेषताओं या गुण से अस्तित्व व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। ये हमारा जो शरीर है ये एक मानव शरीर है, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग कैसे बन पाते हैं हम, जब तक हमारा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक हमारा मानव शरीर की जो सामाजिक विशेषताएं हैं या गुण हैं उससे व्यक्तित्व प्रदान नहीं होगा। हमें व्यक्तित्व कहाँ से मिलता है? हमें व्यक्तित्व जो है वो समाज में इंटरैक्ट करके, समाज में जब हम बिहेवियरल इंटरेक्शन होता है हमारा एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, तो तब हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमारा जो व्यक्तित्व है वो बन पाता है। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। यानी अगर हम इस दृष्टि से देखें कि अपने विकास और व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें, तो जो एक इंसान है यानी व्यक्ति जो है वो समाज पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती। अब मैंने आपको बताया कि जो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज जो है वो एक इंसान से नहीं बनता। समाज जो है वो कई सारे लोग जो होते हैं वो ग्रुप में जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके हमारा समाज बनता है। और व्यक्तियों के बिना ये जो हमारा समाज है वो ये तो नहीं है कि किन्हीं जानवरों से बनता है। जो मानव समाज जो है वो मनुष्य से बनेगा, और मनुष्य के सामाजिक संबंध जब उसमें पनपेंगे, जब उनके संबंध आपस में बातचीत होगी, उनकी इंटरेक्शन होगा, तब वो सामाजिक व्यवस्था जो है वो पनप सकती है। और ना ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है। यानी समाज का अस्तित्व भी सामाजिक संबंधों से ही संभव हो सकता है। बिना सामाजिक संबंधों के समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बेटा मानव समाज और पशु समाज। मानव समाज में और पशु समाज में हमें अंतर स्पष्ट करना है। अब हम पहला पॉइंट देखेंगे, मानव समाज बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है। मानव समाज में क्या होता है, हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, इसका हमारे अंदर विवेक होता है कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बट वहीं अगर हम इसको पशु समाज से डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो पशु समाज तो ना तो उन्हें बोलने का समझ है, ना सोचने की समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। अपनी एक संस्कृति होती है, मानव समाज की एक संस्कृति होती है, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, हर जगह की एक अपनी कल्चर होता है। लेकिन पशु समाज में कोई संस्कृति नहीं होती। मानव समाज स्वयं को व्यक्त करने के लिए यानी अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए वो किसका प्रयोग करता है, कोई भी उसको परेशानी है तो वो भाषा का प्रयोग अपने आप को व्यक्त करने के लिए करता है। लेकिन पशु समाज में स्वयं को व्यक्त करने के लिए उनके पास भाषा नहीं होती। भविष्य की चिंता करता है, जो मानव समाज है वो भविष्य की चिंता करता है और उसके लिए योजनाएं भी बनाता है। जो मानव समाज जो है वो उसको फ्यूचर की टेंशन होती है। अब आप आज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो हमें क्या है, अपने फ्यूचर की टेंशन है, उसको अपनी चिंता रहती है उसे अपने फ्यूचर की, और उसके लिए वो योजना बनाता है। अब हमें पता है कि हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी हमारे 11th में अच्छे नंबर आएंगे, 11th में अच्छे आएंगे तभी हम 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी हम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे तभी हम कुछ आगे फर्दर एजुकेशन या किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन जो पशु समाज होता है वो सिर्फ अपने आज की, वर्तमान की चिंता करता है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने का विवेक नहीं है। इसलिए जो पशु समाज है वो मानव समाज से भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे समाज में बहुलताएं और असमानताएं, यानी समाज में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। एक समाज जो होता है वो दूसरे समाज से क्या होता है, अलग होता है। हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। हम क्या हैं, एक समाज से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं।
दूसरे समाजों से अंतः क्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। आज में क्या करते हैं हम, दूसरे समाज से, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, हम एक समाज जो है वो दूसरे समाज से इंटरलिंक्ड हो जाता है और हम उसकी संस्कृति को ग्रहण करने लगते हैं। जैसे कि अब आप देखिए कि पहले हमारे इंडिया में हम ट्राउज़र्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, जीन्स ये सब नहीं पहनते थे, लेकिन क्योंकि हम एक समाज जो है वो दूसरे समाज से लिंक्ड है, तो उसमें क्या हुआ, हम एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, हम भी उनकी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के टाइम में जो हमारी संस्कृति है एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज यानी एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। यानी हमारा जो समाज है वो सिर्फ एक समाज नहीं, हम काफ़ी सारे समाज के हिस्से बनते जा रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है वो सिर्फ एक संस्कृति नहीं बल्कि काफ़ी सारी संस्कृतियों को मिलाते हुए मिश्रित संस्कृति बनती जा रही है। यानी मिक्स्ड कल्चर हमारे सोसाइटी में देखने को हमें मिलता है। हमारे समाज में असमानता समाजों के बीच केंद्रित बिंदु है। हर समाज में असमानता पाई जाती है। जैसे आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में एक हमारी जो सोसाइटी है तो उसमें क्या है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। तो असमानता आप देखेंगे कि कास्ट के बेसिस पे जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस समाज में क्या हो गया, असमानता हो गई उन लोगों के साथ। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं तो जो माइनॉरिटीज़ है तो उनके साथ कभी असमानता हो जाती है। तो ये जो है समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अमीर और गरीब हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र। समाज एक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी है सामाजिक संबंधों को, जो हम सोशल रिलेशनशिप हैं हमारे, उसका जब हम व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक और क्रमबद्ध तरीके से जब हम उसका अध्ययन करते हैं, ऐसा विज्ञान जो हमारे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। अब समाजशास्त्र को हमने दो भागों में बांट दिया है, समिष्ट समाजशास्त्र और विशिष्ट समाजशास्त्र। समिष्ट समाजशास्त्र जो होता है वो बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, और विशिष्ट समाजशास्त्र जो होता है वो आमने सामने की अंतःक्रियाओं के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, अब आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए कि पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। 19th सेंचुरी में समाजशास्त्र का उत्पत्ति हुई। समूह में क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों और परिणाम स्वरूप में ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो हमारे शास्त्री थे, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने पहला जो हमारा समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र ही नहीं पढ़ा था, पहले उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था उन्होंने, यानी सोशल फिजिक्स रखा था, बट उसे उन्होंने 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रख दिया था। इसके कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सो ऑगस्ट कॉम्ट इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का भी उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा।
तो किन किन का? दुर्खाइम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, ये 3 और हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने भी बहुत हमारा योगदान दिया समाजशास्त्र को एक साइंस के रूप में डेवलप करने के लिए। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास का इतिहास प्राचीन है। भारत में भी जब इसका उद्भव हुआ, ये भी एक काफ़ी हिस्टोरिकल है, ये इतिहास इसका काफ़ी पुराना है। भारत में कब आया? 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, या समाजशास्त्र विज्ञान जो एक सब्जेक्ट आया हमारे इंडिया में, वो मुंबई में आया। मुंबई के विश्वविद्यालय में 1919 में इसका औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। अब हम जानेंगे कि भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत है सोशियोलॉजी पढ़ने की? क्योंकि भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भारत में क्या देखा जाता है? क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, भाषावाद है, लैंग्वेज के बेसिस पे साम्राज्यवाद, जातिवाद आदि समस्याओं का व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। यानी हमारे इधर काफ़ी सारे आपको असमानताएं और बहुत सारे आपको वो दिखाई देंगे, जैसे कि क्षेत्रवाद है, डाइवर्सिटी बहुत है, तो डाइवर्सिटी के कारण असमानताएं आनी सामान्य है। जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, ये आदि हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये समस्याएं हैं जिनका व्यवस्थित अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और व्यवस्थित ढंग से इसको अध्ययन करके सुलझाने का जो सब्जेक्ट है, वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो इनका अध्ययन कर सकता है? वो है हमारा समाजशास्त्र। तो इसका अध्ययन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसीलिए इस सब्जेक्ट की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है। समाजशास्त्र जो है वो सिर्फ एक समाज का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वो एक कंपैरेटिव स्टडी करता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन करता है कि हमारे समाज में अगर ये हो रहा है तो दूसरे समाज में क्या हो रहा है, क्या जो हमारे समाज में हो रहा है वो दूसरे समाज में हो रहा है, या जो दूसरे समाज में हो रहा है वो हमारे समाज में हो रहा है। तो ये जो अध्ययन करता है ये कंपैरेटिव स्टडी करता है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है। जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें समाज की गतिशीलता के बारे में पता चलता है कि समाज कितना गतिशील है। हाउ डायनामिक अ सोसाइटी इज। नाउ वी विल टॉक अबाउट समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान। यानी सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, इट्स नॉट अ नेचुरल साइंस। ये एक प्राकृतिक साइंस नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है। ये क्या है? निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि एक आदर्शमात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान है। बस एक मुझे बोलना है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान है। भौतिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोविज्ञान ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण के विचार की उनका विभिन्न प्रकारों से वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। सरल समाज और जटिल समाज। भारत स्वयं परंपराओं और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग और समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। भारत समाज में क्या पाया जाता है? परंपराएं भी हैं यहाँ पे और आधुनिक भी है, गांव भी है, शहर भी है, जाति भी है, जनजाति भी है, वर्ग भी है, समुदाय भी है, का एक ये जटिल मिश्रण है। इन सब का एक ये जटिल मिश्रण है।
19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? 19वीं शताब्दी में समाज का वर्गीकरण किया गया। आधुनिक काल से पहले के समाज के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे, कृषक एवं गैर आधुनिक सभ्यताएं, सरल समाज, इनको हमने किस कैटेगरी में डाला? जो आधुनिक काल से पहले के जो समाज थे, आधुनिक काल से जो पहले के समाज थे, जैसे कि शिकारी टोलियां यानी हंटिंग गैदरिंग्स, चरवाहे, कृषक, फार्मिंग से रिलेटेड जो थे, या जो आधुनिक गैर सभ्यताएं जो थीं उनको हमने सरल समाज के अंदर यानी प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर हमने उनको कैटेगराइज किया। और आधुनिक समाज जो के प्रकार जैसे आधुनिक समाज यानी जो मॉडर्न थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, उनको हमने जटिल समाज के बारे में, जटिल समाज की कैटेगरी में हमने उसको डाला। अब डार्विन ने क्या बोला है? डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। डार्विन के जीव विकास के विचारकों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था और उसका जो सिद्धांत था वो प्रारंभिक जो हमारे समाजशास्त्री थे विचारों पर उनका दृढ़ प्रभाव पड़ा। अब ज्ञानोदय और यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 18वीं शताब्दी में चला, कारण व्यक्तिवाद पर बल देता है। वो किस पर बल देता है? व्यक्तिवाद पर। सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता था। अगर हम सरल समाज और जटिल समाज में के भीतर हम वो करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो सरल समाज में श्रम विभाजन होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपके श्रम के हिसाब से आपके लेबर को जब डिवाइड किया जाता है, आपको आपके श्रम के हिसाब से आपको जब काम दिया जाता है, बच्चे को बच्चे के हिसाब से काम, बड़े को बड़े के हिसाब से, आपकी आयु के, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी स्किल्स के अनुसार जब आपको श्रम का विभाजन किया जाता है तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं। तो जटिल समाजों में ये देखने को मिलता है, लेकिन सरल समाज में श्रम विभाजन को हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी ये वीडियो हम यहीं पर ही करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर वो है, आगे के हमारे पॉइंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।